तो आज हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा जिसका घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं था, वो बचपन में अखबार बेचने का काम करता था। ठीक है। बचपन में अखबार बेचने का काम करते थे। चलो, रामेश्वरम का एक छोटा सा घर जहां भोर की पहली किरण के साथ ही हलचल शुरू हो जाती थी। बालक कलाम की आंखें खुलती तो सामने पिता जलालुद्दीन का शांत और गंभीर चेहरा होता। पिता भले ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास जीवन का वो तजुर्बा था जो किसी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता। घर में तंगी का साया था, जेबें खाली थी लेकिन हौसले अमीर थे। सुबह की ठंडी हवाओं के बीच जब पूरा कस्बा सो रहा होता था, बालक कलाम रामेश्वरम की गलियों में दौड़कर अखबार बांटता था। तो कलाम के नन्हे कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ था, लेकिन उनके मन में रत्ती भर भी शिकायत या हताशा नहीं थी। हर अखबार जो वे बांटते थे, उसकी सुर्खियां उनके भीतर कुछ नया सीखने की तरफ जगा देती थी। वह संघर्ष उनके स्वाभिमान की तपाकर सोना वो संघर्ष उनके स्वाभिमान को तपाकर सोना बना रहा था। ठीक है। तो ये है वो बचपन के अब्दुल कलाम जो बचपन में अखबार बेच करके अपना खर्चा चलाते थे, घर में भी पैसे देते थे, अपने पढ़ाई का भी खर्चा उठाते थे। तो देखो, किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो दूध देने का काम करता है, अखबार बांटने का काम करते हैं, सुबह सुबह और भी ढेर सारे काम करते हैं। लेकिन अधिकतर ऐसे बच्चों के साथ क्या होता है, वो कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम ये सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बने, ये भारत के सबसे महान साइंटिस्ट बने। भारत के सबसे महान साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। वक्त बदला और बालक अब 15 साल का एक संकोची किशोर बन चुका था। रामनाथपुरम का स्वाट्स हाई स्कूल कलाम के लिए अजूबों का घर था। एक दिन जब क्लास में उड़ान के लिए नियम समझ नहीं आ रहे थे, तो उनके प्रिय शिक्षक आदरणीय युदुराई सोलोमन पूरी क्लास को समंदर के किनारे ले गए। चारों तरफ लहरों का शोर था और आकाश में सारस और सीगल पक्षी अपने मर्जी से हवाओं को चीर रहे थे। शिक्षक ने पक्षियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो कलाम, हवा का बहाव और पक्षी के पंख मिलकर कैसे इस जादू को सच करते हैं। इनको बड़ा अलग सा लगता था कि कैसे सब कोई उड़ सकता है। हम लोग को भी उड़ने का मन करता है, इनको भी उड़ने का मन करता था। तो इनको बचपन में इनके टीचर ने इनको दिखाया था कि कैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो तभी से इनके मन में उड़ने को लेकर के एक अलग से इच्छा जाएगी कि कैसे उड़ सकता है इंसान। ठीक है। उड़ान के बारे में इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। इनके प्रोफेसर का नाम क्या है? यदुराई सोलोमन। ठीक है, यदुराई सोलोमन। तो यदुराई सोलोमन अब्दुल कलाम को कहाँ ले गए? 15 साल के अब्दुल कलाम को बीच पर, और वहां पर क्या दिखाया कि पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। और उन पक्षियों को उड़ते देखकर इनके मन में ख्याल आया कि ये भी कुछ जाने इनके बारे में, और इनके बारे में ये सोचते रहे। तिरुपल्ली का सेंट जोसेफ कॉलेज अब कलाम विज्ञान के समंदर में और गहरे गोते लगा रहे थे। प्रोफेसर चिन्नादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जब ब्लैक बोर्ड पर उप परमाणु भौतिकी और रेडियोधर्मी क्षय के समीकरण लिखते, तो कलाम का दिमाग केवल ठोस पदार्थों को नहीं केवल बल्कि उसके पीछे छिपी अनंत ऊर्जा को देखता। वे सोचने लगे कि अगर सब कुछ एक दिन विघटित हो जाता है, तो इस संसार को थामने वाली शक्ति कौन सी है। तो ये प्रोफेसर जब इनको पढ़ाते थे, ये साइंस लेकर के पढ़े, जब फिजिक्स पढ़ते थे और समझते थे कि जब इनको पढ़ाया जाता था कि पूरी दुनिया एटम से बनी है, परमाणुओं से बनी है, तो ये वो काम करते थे जो काम हम लोग आज नहीं करते हैं। हम लोग आज दिन भर फोन लेकर के बैठे रहते हैं, हम लोग का दिमाग सोचना बंद कर चुका है, हम लोग ज्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। अब्दुल कलाम ने वो काम किया जो अधिकतर स्टूडेंट नहीं करते, जो स्टूडेंट्स को करना चाहिए।
जो वे पढ़ रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो इन्होंने जब भौतिकी के बारे में पढ़ा, परमाणुओं के बारे में पढ़ा, तो वो सोचते रहे कि एटम्स किसने बनाए होंगे, एटम्स आपस में कैसे जुड़े हैं, ये वो बहुत कुछ सोचते रहे। ठीक है, सोचते थे। मद्रास में एमआईटी में पढ़ते थे, मद्रास में, ठीक है, एमआईटी, मद्रास इंजीनियरिंग, टी से क्या पता है। तो एमआईटी में पढ़ते थे। कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे कि कैसे कोई चीज़ उड़ता है, जहाज कैसे उड़ता है, उसके बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ विमानों के दो पुराने ढांचे उनके लिए खिलौने जैसे थे। लेकिन तभी एक कठिन परीक्षा आई। उनके प्रोफेसर ने कलाम के बनाए एक विमान के डिजाइन को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा, कलाम, अगर 3 दिन में नया डिजाइन नहीं मिला तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप रुकने का मतलब था पढ़ाई का खत्म होना, क्योंकि देखो ये पढ़ाई में अच्छे थे तो इनको स्कॉलरशिप मिला था पढ़ने के लिए। बिना स्कॉलरशिप के इतने अच्छे इस कॉलेज में पढ़ नहीं सकते थे, बहुत खर्चा आता। लेकिन इन्होंने जो बनाया था प्रोजेक्ट मांगा जाता है ना, तो प्रोजेक्ट इन्होंने जमा दिया था बना करके, कोई हवाई जहाज जैसा कुछ। लेकिन प्रोफेसर को वो अच्छा नहीं लगा, बोला कि दूसरा बना के लाओ, नहीं तो तुमको पैसा मिलना बंद हो जाएगा। पैसा नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे कहाँ से। बोले 3 दिन में बना के लाना है। तो 3 दिन, पूरा 3 दिन और रात जागे और इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। तो ऐसे दौर से गुजरे थे कि 3 दिन बिना सोए इन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया। एमआईटी का घटना था। उसके बाद का घटना देखो, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में थी, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और कदम बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में पढ़ चुके थे। और काम करने कहाँ गए, एक ऑफिस में, एक जगह गए, संस्थान में गए, बेंगलुरु के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ कलाम को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली, 4 लोगों की टीम का लीडर बना दिया गया। अब ये जो थे अब्दुल कलाम, ये बड़े शांत स्वभाव के थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे और उसको लीडर बना दिया था। लीडर का काम क्या है, सबसे बातचीत करो, सबको एक साथ रखो, सबसे काम करवाओ, सबको डांटो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। अब ये चुपचाप रहते थे, शर्मीले बच्चे थे। अब ये चुपचाप, अरे गलती कर जाते, कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो जाता है, फिर गलती कर रहा है, फिर गलती कर रहा है। ये डांट ही नहीं पा रहे हैं। टीम को कैसे एक साथ काम कराना है इनको समझ ही में नहीं आता था। तो ये इनके लिए चुनौती था कि टीम में इनको लीडर बना दिया है। टीम का जो बाकी लोगों को दिलचस्पी नहीं है बनाने में। तो एक प्रोजेक्ट मिला था, होवरक्राफ्ट नंदी बनाना था। चुनौती पहाड़ जैसी थी, ना कोई पुरानी गाइड बुक थी, ना कोई पहले से बना फॉर्मूला था। तो साइंटिस्ट के सामने प्रॉब्लम क्या आता है कि इन लोगों के सामने, हम लोगों को कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोगों को पता रहता है ना क्या प्रोजेक्ट बनाना है, देख देख के छाप देते हैं। लेकिन इसको ऐसा विमान बनाना है जो पहले कभी बना ही नहीं है, जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना। उन लोग ये बनाना है, उन लोगों को कैसे बनाना है नहीं पता, बनेगा कि भी नहीं पता। तो ये समस्या बहुत बड़ा होता है, वैज्ञानिकों के सामने ऐसा समस्या देखने को मिलता है। तो भारत का पहला होवरक्राफ्ट नंदी, इसको कहानी का यह मोड़ किसी भावुक उपन्यास के दुखद अध्याय जैसा है। नंदी की सफलता के कुछ ही समय बाद राजनीतिक समीकरण बदले, रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन अपने पद पर नहीं रहे और उनके बाद आए नए अधिकारियों ने इस स्वदेशी होवरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को विवादास्पद मानकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो नंदी पर काम चल रहा था, नंदी बन रहा था, वो बना फूटा, तो बहुत पैसा बर्बाद होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में करोड़ों रुपया लग जाता है। तो रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, कृष्ण मेनन चेंज हो गए, दूसरा रक्षा मंत्री आए, उन्होंने नंदी को बंद कर दिया, बोला कि कोई जरूरत नहीं है। तो कलाम जो इतने साल से काम कर रहे थे नंदी को बनाने के ऊपर, कामयाब हो जाते नंदी को बनाने में, लेकिन बंद कर दिया गया। कितना साल से ये ठीक से सोए नहीं थे, खाए नहीं थे, सिर्फ क्यों,
नंदी को कैसे बनाया जाए, ये सोचते सोचते, और आज उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो उनके टीम के पसीने से बना वो नंदी एक पल में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि नंदी अब इस पर और काम नहीं होगा। कलाम पूरी तरह से टूट चुके थे। वह निराशा उनके जीवन का सबसे कड़वा सबक थी। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी आसमान ही आपकी आखिरी सीमा नहीं होती, बल्कि व्यवस्था और राजनीति जैसी अदृश्य ताकतें आपके काम का फैसला करती हैं। लेकिन इस कड़े सबक ने उन्हें बिखरने के बजाय और शांत और परिपक्व बना दिया। इसी निराशा के बीच से उनके लिए इनकोस्पार और डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ जुड़ने का एक नया रास्ता खुला। यहाँ से भारत के रॉकेट युग की शुरुआत होनी थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्रोजेक्ट था नंदी, उसको बंद करके रख दिया गया कि उस पर काम नहीं होगा। और बहुत दुखी हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, अब दूसरा जगह काम पर गए। सफर अब इसरो के उस दौर में था जहां भारत अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सपने बुन रहा था। तो सैटेलाइट, स्पेस में अपना सैटेलाइट भेजना है, स्पेस में अपना सैटेलाइट भेजना है, तो एक सेकेंड में साढ़े 11 किलोमीटर किसी चीज़ को फेंकना होगा। अगर किसी भी चीज़ को स्पेस से फेंकना है तो उसको 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकना होगा। एक सेकेंड में कितना दूर जाए, 11 किलोमीटर। इतना जोर से अगर फेंकेंगे तो वो चीज़ कहाँ चल जाएगा, स्पेस में। तो उतना ताकत चाहिए था, और साथ में भारी सामान भी लेके जाना है, सैटेलाइट लेके जाना है। तो ये सैटेलाइट बनाने का काम इनके ऊपर आ गया। तो कौन सा व्हीकल बनाना है, SLV-3 के सपने बुन रहा था। बजट का भी दबाव था, भारत के पास पैसा भी नहीं था, बनाने में 500 करोड़ 1000 करोड़ का खर्चा आता है। तब कैसे हो, समय भी नहीं था, समय की पाबंदी थी। कलाम साहब पर पूरी टीम को दिशा देने की जिम्मेदारी भी थी, लीडर यही थे। ठीक इसी बेहद तनावपूर्ण समय के बीच सहज 3 साल के भीतर कलाम साहब की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने एक एक करके अपने 3 सबसे अजीज लोग, अपने परम मित्र, अपने मार्गदर्शक अहमद जलालुद्दीन, अपने पूज्य पिताजी जैनुलाब्दीन और अपनी ममतामयी माँ को हमेशा के लिए खो दिया। तो जब इनके सामने ये SLV-3 बनाना था, तो उसी के 3 साल बाद अपने प्रिय मित्र को खोज दिया, मर गए। उनके पिता मर गया, उनकी मम्मी मर गई। लेकिन काम यहाँ पे ज़्यादा था, तो गए थे, लेकिन जल्दी ही उनको वापस आना पड़ा था। 3 साल के भीतर ही ये सारा घटना हुआ। SLV-3 भी बनाना था। कलाम साहब भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनका व्यक्तिगत संसार सुना हो चुका था। इन्होंने शादी भी नहीं किए थे, अकेले ही रहते थे। उनका व्यक्तिगत संसार सुना हो चुका था, लेकिन देश के प्रति उनके कर्तव्य की पुकार इतनी तेज थी कि उन्होंने अपने आंसुओं को थाम लिया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से काम में डुबो दिया, ताकि इस गहरे खालीपन और मानसिक तनाव पर काबू पाया जा सके। दुख के उस अंधेरे में विज्ञान ही उनकी इकलौती प्रार्थना बन गया था। तो ये इतने ज्यादा दुखी हो गए थे, तो दुख से बचने के लिए कहीं और ध्यान लगाना जरूरी था। इन्होंने SLV-3 बनाने में ध्यान लगाया। तो ये अब्दुल कलाम बहुत ही मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। मैंने खराब नहीं था, बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे। कोई आम इंसान रहता तो नहीं टिक पाता, लेकिन ये इसी अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान कलाम साहब को चेन्नई से थुम्बा तक की हवाई यात्रा में एक ऐसे शख्स के साथ उड़ने का मौका मिला जो आधुनिक रॉकेटरी के जनक माने जाते थे, वर्नर वॉन ब्राउन। तो इनको किनसे मिलने का मौका मिला, वर्नर वॉन ब्राउन से मिले ये जहाज में। वॉन ब्राउन ने द्वितीय विश्व युद्ध के V2 मिसाइल से लेकर नासा के जुपिटर मिसाइल तक का सफर तय किया था। तो इन्होंने वो जो वैज्ञानिक मिला, उसने पहले बना चुका है, वो मिसाइल बना चुका है जो अंतरिक्ष में जाता है, उनसे ही मिले। तो उनसे तो पूछेंगे कि बताओ कैसे मिला भाई, कैसे बनाया तुमने, हमको ही बनाना है। उड़ान के दौरान वॉन ब्राउन ने कलाम की आंखों में झांका और अमूल्य गुरु मंत्र दिया, कलाम तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ सफलता के लिए निर्माण नहीं करना है, हमें असफलता पर भी कार्य करना है। उन्होंने कहा कि रॉकेट कोई खेल नहीं है, बल्कि एक धर्म है
जिसमें पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिए। तो कलाम से ये बन ही नहीं रहा था, नहीं बन रहा था। तो ये कलाम सोच रहा था, नहीं बन रहा था। फिर ही रॉबर्ट ब्राउन जो ब्राउन है वो मिला, उससे पूछे कि बताओ ना काहे नहीं बन रहा है। अब वो तो दूसरा देश का है, भारत देश का मदद काहे करेगा। भारत देश का मदद करेगा तो भारत देश उससे आगे निकल जाएगा। वो बोला कि देखो हम तो तुमको ये नहीं बता सकते कि तुमको SLV3 कैसे बनाना है, तुमको मिसाइल लॉन्चर कैसे बनाना है, लेकिन हम तुमको एक बात बता रहे हैं, तुम सिर्फ कामयाब होने के लिए काम मत करो, कामयाब होने के लिए भी काम करो। ये जो लाइट हम लोग अभी देख पा रहे हैं, पहले पीला लाइट था ना, ऐसा बल्ब। वो पीला बल्ब बनाने के लिए थॉमस एल्वा एडिसन नाम का एक वैज्ञानिक था, वो बनाया था सबसे पहले वो पीला बल्ब। तो वो जो था 1000 बार कोशिश किया था, फिर भी उससे बल्ब बन ही नहीं रहा था। अब तुम सोचो 1000 बार कोशिश की, तुमसे नहीं बनेगा, तुम क्या करोगी? फोड़ दोगी सारा लाइट? नहीं करेंगे भाग। 1000 बार कोशिश की, 2-3 बार करने से हम लोग हार मान जाते हैं। वो क्या बोला कि हम 1000 बार ऐसा रास्ता खोजे, हम हारे नहीं, हम ऐसा रास्ता खोजे जो काम नहीं करता है। 1000 बार, और 1001वीं बार सक्सेसफुल हो गया लाइट बल्ब बनाने में। वही बात ये ब्राउन इसको बता रहे कि देखो अपनी गलतियों से सीखो। तुमने रॉकेट बनाया, फेल हुआ, उसमें सीखो कि तुमने क्या गलती की, फिर से बनाओ, फिर से फेल हो गए, फिर से देखो कि तुमने क्या गलती की, फिर से बनाओ। पर दिक्कत यह था कि ये लोग के पास ज्यादा पैसा था, लेकिन भारत के पास उतना फेल होने का पैसा नहीं था। कहीं खर्चा भी तो लग रहा है, 400 करोड़ 500 करोड़। रॉकेट बर्बाद हुआ मतलब 500 करोड़ गया पानी में। तो भारत के पास उतना बर्बाद होने का मौका नहीं था। तो तारीख आई जब भारत के पहले प्रायोगिक रॉकेट SLV3 बन गया। अब्दुल कलाम ने बहुत मेहनत की, SLV3 बना लिए। SLV3 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया। काउंटडाउन स्टार्ट खत्म हुआ। रॉक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रॉकेट पूरा। रॉकेट गर्जना करते हुए आसमान की ओर बढ़ा। पहला चरण बेहद सफल रहा, पूरा सफल रहा। लेकिन तभी अचानक दूसरी अवस्था में चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई। लॉन्चिंग के ठीक 317 सेकंड बाद 5 मिनट तक रॉकेट ठीक हो रहा। उसके बाद व्हीकल अपने सैटेलाइट के साथ बिखर कर श्रीहरिकोटा के बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद ऊपर जाते जाते रॉकेट का बंद हो गया। वो उधर से नीचे उतरा, जाके समुद्र में गिर गया। तो कितना साल से मेहनत कर रहे थे, गई भैंसवा पानी में, सबका मुंह से निकला। कलाम साहब पूरी तरह से सुन्न रह गए थे। यह उनकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी और सार्वजनिक असफलता थी। उनके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था कि क्या गलत हो गया। उनकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वे इस कदर तनाव और ग्लानि में थे कि कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। SLV3 लॉन्च फेल हो गया। क्योंकि ये लीडर थे, इसलिए सारा जिम्मेदारी इनका बनता है कि कैसे फेल हो गया। सब इनको आके सुनाएगा, सारा पैसा बर्बाद। असफलता के उस अंधेरे में डूबे कलाम साहब अपने कमरे में जाकर सो गए। शायद विचारों के शोर से भागने का यही एक रास्ता था। कई घंटों बाद उन्हें किसी ने धीरे से जगाया। उनके बॉस और इसरो के निदेशक डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश थे। डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश उन्हें बिना कोई सवाल किए खाना खिलाने के लिए ले गए, क्योंकि उनको पता था कि खाना पीना कुछ नहीं खा रहे हैं। SLV3 का लॉन्च फेल हो चुका है, ठीक से सोए हैं, उदास है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। अपने साथ ले गए, चलो कलाम। उन्होंने मुझे कहा, कलाम मुझे विश्वास है कि हमारी रचना खराब नहीं है, हमें आगे और चोटियों को जीतना है। हार मत मानो, ये हार मानने का वक्त नहीं है। तो डॉक्टर कलाम को बैठ करके उन्होंने समझाया कि हार मत मानो, हम लोग जरूर कामयाब होंगे। तुम जो बनाए थे सही थे, अगली बार हम लोग जरूर सफल होंगे। उन्होंने इनको मोटिवेट किया। इसरो की सफलता के बाद कलाम साहब का रुख DRDO की तरफ गया। फिर वो क्या हुए, ये सफल हुए SLV3 बनाने में।
मोटिवेट हुए, गए, फिर से काम किए, SLV-3 फिर से बनाए, सफल हुए। इसरो की सफलता के बाद कलाम साहब का रुख DRDO क्या होता है, डिफेंस के लिए बनाना, डिफेंस आर्मी वालों के लिए हथियार बनाना, तो DRDO की तरफ हुआ। यहाँ उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल प्रणाली बनाई। उसके बाद इनको बुलाया गया। परमाणु हथियार बम बन चुका था। अब परमाणु बम को एक जगह से दूसरा जगह फेंकने के लिए तो कुछ चाहिए, रॉकेट बनाना है। रॉकेट बनाने के लिए किसको बुलाया जाए, SLV-3 जिन्होंने बनाया उसको बुलाया जाए। इनको बुलाया गया। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाई, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, अग्नि, ये सब मिसाइल बनाया। उसके बाद पूरी दुनिया भारत से डरने लगी, क्योंकि भारत के पास भी परमाणु हथियार था और मिसाइल भी बना दिया गया। किसने बनाया मिसाइल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इनका नाम ही क्या रख दिया गया, मिसाइल मैन। और फिर आया साल 1998 जब पोखरण के तपते रेगिस्तान में भारत ने दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। इस पूरे मिशन के पीछे कलाम साहब की वैज्ञानिक प्रतिभा और कुशल नेतृत्व था। रामेश्वरम की गलियों से निकला वो अखबार बेचने वाला लड़का अब पूरे देश के लिए मिसाइल मैन बन चुका था। तो पूरी भारत को एक जबरदस्त इंसान बनाया कौन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। विज्ञान के आकाश में ऊंची उड़ान भरने के बाद नियति उन्हें देश के सर्वोच्च पद पर ले गई। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। सोचो, वैज्ञानिक राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति बनना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, तो राष्ट्रपति बना, 11वें राष्ट्रपति बने। एक ऐसे सर्वस्वीकार्य सर्व भारतीय जो जाति, धर्म और राजनीति की सीमाओं से ऊपर उठकर हर बच्चे, हर नागरिक के आदर्श बन गए। बहुत फेमस हो गए थे उस समय। राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद भी वे एक शिक्षक ही रहे। और फिर 27 जुलाई 2015 का दिन आया जब IIM शिलांग में युवाओं को व्याख्या देते समय अचानक उनके हार्ट अटैक आया और वो चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भाषण दे रहे थे, भाषण देते थे, हार्ट अटैक आया और यहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत महान इंसान रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और छोड़ो, तो बस यही कहानी था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत महान इंसान रहे हैं। और भारत आज मिसाइल वाला ताकत नहीं बन पाता, अगर वो नहीं रहते तो बन ही जाते, लेकिन थोड़ा लेट से बनते। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनका MCQ करेंगे।